नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवविज्ञान पे। दोस्तों, पिछले अपने वीडियोस में मैंने बताया था कि सिबिल क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे काम करती है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि फ्री में सिबिल को कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आज हम सीखेंगे कि सिबिल को कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे उसकी स्टडी करते हैं और किसका क्या मीनिंग होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, हम कोई भी सिबिल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें 6 पार्ट होते हैं एक रिपोर्ट के। पहला पार्ट होता है सिबिल स्कोर, दूसरे पार्ट में आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरे पार्ट में आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चौथे पार्ट में आती है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, पाँचवें पार्ट में आती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लास्ट और आती है इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। आइए दोस्तों, देखते हैं अगर हम सिबिल फ्री में डाउनलोड करते हैं तो वो कैसे दिखती है और उसको कैसे रीड आउट करते हैं। दोस्तों, सिबिल में सबसे ऊपर लिखा रहता है कंट्रोल नंबर, जो कि एक तरह का सीरियल नंबर होता है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट रेज करने के लिए या किसी का रेफरेंस नंबर मान सकते हैं। इसमें सिबिल में अगर कोई गड़बड़ है तो ये कंट्रोल नंबर बता के ही हम इस पर रिजोल्यूशन करवा सकते हैं या उसको रेक्टिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा होता है डेट। ये डेट वो होती है जिस दिन सिबिल जनरेट होती है। इसके बाद दोस्तों, सिबिल रिपोर्ट में दिखता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये 300 से 900 के बीच होता है और 900 बेटर होता है। 300 के पास जितना होता है उतना कमज़ोर माना जाता है सिबिल को। दोस्तों, इसमें NH, NI या फिर -1 तक के स्कोर भी आते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सिबिल स्कोर के बाद सिबिल रिपोर्ट में अगला पार्ट होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे फॉर्मेट दिख रहा है उस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके डाटा वहाँ पे रहते हैं, जैसे अगर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूनिक ID यानी आधार। ये जो भी डॉक्यूमेंट हम लोन लेते वक्त देते हैं उनके नंबर, इशू डेट और एक्सपायरी डेट डॉक्यूमेंट के हिसाब से सिबिल में अपडेट हो जाती है, अगर लोन देने वाले इंस्टीट्यूट ने इसको अपडेट किया है। सिबिल में ये कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। यहाँ मेरी सिबिल का मैंने स्क्रीनशॉट चिपकाया है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके एड्रेस रहते हैं, जितने भी एड्रेस अलग अलग आपने लोन लेते वक्त, अप्लाई करते वक्त दिए थे, वो सिबिल में अपडेट हो जाते हैं। उसकी कैटेगरी अपडेट होती है, वो रेसिडेंशियल है, ऑफिस है या परमानेंट है या टेम्परेरी एड्रेस है। इसके अलावा डेट ऑफ रिपोर्ट भी होती है कि ये एड्रेस जो था किस तारीख को किस इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया था। उसके अलावा जितने भी मोबाइल नंबर आपने रिपोर्ट किए होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और जितने भी ईमेल एड्रेस आपने दिए हैं आपके लोन अप्लाई करते वक्त उनकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाती है। तो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ कि ये सिबिल में किस तरह से दिखते हैं। आप सिबिल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एड्रेस रेसिडेंस है, कौन सा एड्रेस ऑफिस है, कौन सा ऑन्ड है और कौन सी डेट को रिपोर्ट हुआ है, फ़ोन नंबर क्या क्या है और ईमेल एड्रेस क्या क्या है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ईमेल एड्रेस सारे ही कंपनियों ने गलत रिपोर्ट किए हैं मेरे, और यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है मेरी एक्चुअल ईमेल ID के साथ। इसके बाद दोस्तों, अगले पार्ट में पता चलता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको इन पे अकाउंट टाइप, डेट रिपोर्टेड, ऑक्यूपेशन, आप सैलरीड है तो सैलरीड आएगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा। इनकम आपकी कितनी है, अगर आपने रिपोर्ट किया है और इंस्टीट्यूट ने आगे डाटा भेजा है तो यहाँ पे आती है। मंथली एनुअल इनकम कितनी है, नेट इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें अगर इंस्टीट्यूट ने, लैंडिंग इंस्टीट्यूट ने डाली है तो ये सिबिल में आती है, अदरवाइज़ यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अगला पार्ट है दोस्तों सिबिल रिपोर्ट का अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और यही सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी पार्ट में आपके सारे लोन की डिटेल, आपका रिपेमेंट ट्रैक कैसा है, सिबिल रिपोर्ट में बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल रहती है आपके लोन अकाउंट की। आप अगर शुरू करोगे तो आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में रहती है। अकाउंट डिटेल, मेंबर नेम मतलब जिस बैंक से या NBFC से आपने लोन लिया है उसका नाम आता है। अकाउंट नंबर में आपके लोन अकाउंट नंबर आते हैं। अकाउंट टाइप में वो किस टाइप का लोन है वो आता है। ऑनरशिप, आप जॉइंट में है, गारंटर है, ऑथराइज है, किस तरह की ऑनरशिप में आपने ये लोन लिया है ये आता है। डेट में आप देखोगे तो ओपन डेट कब है या डिस्बर्समेंट डेट कब है, अगर आपने क्लोज़ कर दिया तो डेट ऑफ क्लोज़र क्या है, डेट ऑफ लास्ट पेमेंट क्या है, डेट रिपोर्टेड एंड सर्टिफाइड क्या है। डेट रिपोर्टेड एंड सर्टिफाइड मतलब ये कि ये इन्फॉर्मेशन किस डेट तक की है।
अकाउंट स्टेटस के बारे में आप देखोगे तो क्रेडिट लिमिट, आपकी लोन की लिमिट कितनी है, क्रेडिट कार्ड में अगर आपका आता है हाई क्रेडिट कितना गया है, आपके लोन का करंट बैलेंस जान सकते हो, कैश लिमिट, अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसकी कैश लिमिट क्या है, अगर आपका किसी तरह का ओवरड्यू है तो अमाउंट ओवरड्यू है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके लोन का, रीपेमेंट टेनर कितना है, मंथ्स में रहता है कि कितने महीने का लोन आपने लिया है, ईएमआई अमाउंट कितना है, रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने किसी तरह की कोलेटरल दी है यानी कोई सिक्योरिटी दी है उसकी वैल्यू भी आती है, किस तरह की सिक्योरिटी दी है, जैसे घर रखा है या एफडी रखी है या कोई और ज्वेलरी रखी है, और टाइप ऑफ कोलेटरल भी यहाँ पे लिखा आ जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टेटस आता है कि आपने कितना डिले किया, क्या आपने टाइम पे पेमेंट किया, क्या कोई सूट फाइल हुआ है या विलफुल डिफ़ॉल्टर है या किसी तरह का सेटलमेंट हुआ है, कितना डिले हुआ है, ये सब स्टेटस में आ जाता है। ये दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे एक अलग स्लाइड में। और दोस्तों ये आपको सिबिल रिपोर्ट में कैसा दिखेगा, ये देखिए इस तरह के ये रिपोर्ट आपको सिबिल में दिखती है, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर बैंक का नाम आ रहा है HDFC बैंक, किस टाइप का लोन है, पर्सनल लोन, अकाउंट नंबर आ रहे हैं और किस कैपेसिटी में लिया हुआ है, जैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया हुआ है। ये जो मैंने बताया दोस्तों वो कुछ इस तरह से सिबिल में आता है। क्रेडिट लिमिट, सैंक्शन अमाउंट, करंट बैलेंस, कैश लिमिट, अमाउंट ओवरड्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट टेनर, EMI अमाउंट, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल पेमेंट अमाउंट, वो अमाउंट होता है दोस्तों जो हम पेमेंट करते हैं, लास्ट पेमेंट जो हमने किया है वो आपकी EMI का अमाउंट भी हो सकता है, अगर आपने पेमेंट EMI से कम या ज़्यादा किया है वो भी हो सकता है। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो डेट ओपन और डिसबर्स डेट आती है। ये वो डेट होती है जिस दिन आपका लोन या तो सैंक्शन हुआ है या फिर डिसबर्स हुआ है। उसके बाद है दोस्तों डेट क्लोज्ड, ये वो डेट आती है जिस दिन आपका लोन क्लोज़ किया गया है बैंक द्वारा या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा अपने सिस्टम पे। दोस्तों उसके बाद आता है डेट ऑफ लास्ट पेमेंट। ये डेट वो डेट होती है जब आपने लास्ट पेमेंट किया था और वो सिबिल पे अपडेटेड है। हो सकता है आपने लास्ट पेमेंट कल किया हो लेकिन सिबिल में डाटा जनरली 1 महीने पुराना मिनिमम होता है, इसलिए वही लास्ट पेमेंट डेट दिखाएगी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट ने सिबिल पे भेजी है। उसके बाद दोस्तों आता है डेट रिपोर्ट एंड सर्टिफाइड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों ये जो रिपोर्ट सिबिल पे आ रही है ये किस डेट तक की आ रही है। उसके बाद आता है दोस्तों वैल्यू ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल मतलब जो भी सिक्योरिटी आपने अपनी लैंड, घर या कोई सोना चांदी या फिर आपने कोई FD की अगर गिरवी रखी है उस लोन के अगेंस्ट में तो उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद आता है दोस्तों टाइप ऑफ कोलेटरल। इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है या गोल्ड गिरवी रखा है या FD गिरवी रखी है या शेयर गिरवी रखे हैं, जो भी चीज़ आपने गिरवी रखी है वो यहाँ पे आती है। उसके बाद आता है दोस्तों सूट फाइल विलफुल डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब अगर किसी कंपनी ने आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की है या कोई केस किया है तो यहाँ पे सूट फाइल लिखा हुआ आएगा। अगर आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है तो यहाँ पे विलफुल डिफ़ॉल्टर लिखा हुआ आएगा। दोस्तों उसके बाद आता है राइट ऑफ स्टेटस। राइट ऑफ कोई भी कंपनी लेंडिंग इंस्टीट्यूट तब करता है जब उसका सेटलमेंट होता है या उसके पेमेंट आने की आशा एकदम ख़त्म हो जाती है, तो कंपनी अपने बुक्स में उस लोन को भविष्य में नहीं आएगा ये सोच के राइट ऑफ कर देती है। कभी कभी दोस्तों कस्टमर और कंपनी आपस में बैठ के भी डिस्कशन करते हैं और कम अमाउंट पे सेटलमेंट कर देते हैं, तो जितना प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी छोड़ती है या राइट ऑफ करती है वो अमाउंट यहाँ पे दिखाता है। जितना प्रिंसिपल किया वो अलग दिखाता है, जितना इंटरेस्ट राइट ऑफ किया वो अलग दिखाता है। दोस्तों अकाउंट इन्फॉर्मेशन का दूसरा पार्ट होता है पेमेंट स्टेटस। इसमें आपको दिखाया जाता है कि आपका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, आपने कौन से महीने में कितना डिले किया और आपका अभी का करंट स्टेटस अकाउंट का क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है पेमेंट स्टार्ट डेट और पेमेंट एंड डेट। जनरली ये लास्ट 3 ईयर्स की डाटा होती है कि लास्ट 3 ईयर्स में आपका पेमेंट ट्रैक कैसा रहा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास डिटेल आती है कि हमने कब पेमेंट किया, कितना डिले किया और हमारा अकाउंट का स्टेटस क्या क्या था कौन से महीने में। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, SMA हो सकता है, लॉस हो सकता है, सब स्टैंडर्ड हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग होती है उसको हम DPD कहते हैं। DPD का मतलब होता है डेट पोस्ट ड्यू, मतलब कि ड्यू होने के कितने दिन बाद आपने पेमेंट किया। अगर यहाँ 0 लिखा है इसका मतलब आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ पे 1, 2, 3 या कोई भी नंबर लिखा है इसका मतलब ये होता है कि आपने उतने दिन का डिले किया है अपने ड्यू डेट के बाद।
अगर यहाँ पे दोस्तों XXX लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूट ने उस मंथ की रिपोर्टिंग अभी तक सिबिल को नहीं भेजी है। आइए दोस्तों देखते हैं कि डीपीडी में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। डीपीडी में अगर एसटीडी लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होने का मतलब यह है कि उस अकाउंट में जो भी डिले हुआ है वो 90 डेज से कम है या फिर डिले बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर 90 डेज का डिले होने के बाद उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगला टर्म हो सकता है दोस्तों एसएमए। एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी की थी कि अगर कोई लोन एनपीए की तरफ बढ़ रहा है तो उस लोन को पहले से ही ट्रैक करने के लिए हम उसको SMA 0, SMA 1 और SMA 2 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं। SMA 0 का मतलब होता है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 30 डेज़ तक नहीं आ रहा है। 30 से 60 को SMA 1 कहते हैं, 60 से 90 डेज़ को SMA 2 कहा जाता है। अगला टर्म है दोस्तों SUB। SUB का मतलब होता है सब स्टैंडर्ड। जब कोई भी अकाउंट एनपीए होने के बाद 12 महीने तक एनपीए रहता है उसको हम सब स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड होने के बाद 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड रहता है तो उसे हम डाउटफुल कहते हैं। अगर कोई अकाउंट कंपनी अपने बुक्स में लॉस बुक कर लेती है, यानी कि वो उसे मान लेती है कि वो डूब गया है, तो उसे हम लॉस अकाउंट कहते हैं। सिबिल का लास्ट पार्ट होता है दोस्तों इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, जहां हमको पता चलता है कि हमारी सिबिल किस बैंक ने या एनबीएफसी ने चेक की है, कब चेक की है और क्या पर्पस के लिए या किस लोन के लिए चेक की है और कितने अमाउंट के लोन के लिए चेक की है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।